समाज में स्त्री को संपत्ति क्यों समझा जाता है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये ओशो का है। और आज की हमारी पूरी बातचीत ओशो के ही प्रवचनों पर आधारित है, जिसमें हम सदियों से चली आ रही कुछ बहुत गहरी और शायद थोड़ी असुविधाजनक धारणाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना या कोई फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है। कोशिश सिर्फ ये समझने की है कि ओशो के अनुसार हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा, इन सब ने मिलकर स्त्री की पहचान और उसकी आवाज को कैसे और क्यों दबाया। मतलब ये एक तरह से विचारों का विश्लेषण है। बिल्कुल, किसी व्यक्ति या समाज का नहीं। सही है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे शब्द से होती है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुना है, कन्यादान। मैं सच कहूं तो मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन इस पर कभी ऐसे रुका नहीं, सोचा नहीं। दान तो किसी वस्तु का होता है, किसी चीज का होता है। कोई इंसान दान की वस्तु कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। ये सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है कि खैर ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, स्त्री को एक संपत्ति, एक वस्तु समझने की सोच से। ओशो इस पर कोई लाग लपेट नहीं रखते, वो सीधा सवाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं, क्या तुमने कभी पुत्र दान सुना है? नहीं। क्या पुरुष को कभी संपत्ति कहा गया? नहीं। लेकिन स्त्री के लिए हम बेशर्मी से कहते हैं कन्यादान। तो ये शब्द सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है? नहीं, ये एक मानसिकता का घोषणा पत्र है। हाँ, ओशो का वो सीधा सवाल याद आता है, लड़की कोई चीज वस्तु है जो तुम दान कर रहे हो, शर्म नहीं आती कहते हुए? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा चुभता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है, ये सोच तो बहुत गहरी बैठी हुई है। बहुत गहरी। और ओशो बताते हैं कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक मानसिकता रही है। वो चीन का एक पुराना कानून बताते हैं। अच्छा। जिसके तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी की हत्या भी कर दे तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। एक मिनट, क्या मतलब हत्या के लिए कोई सजा नहीं? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये तो विश्वास नहीं होता। तर्क वही था जो हमारी चर्चा का केंद्र है। पत्नी उसकी निजी संपत्ति है। ओह। जैसे कोई अपनी कुर्सी तोड़ दे, अपनी मेज जला दे या अपनी कार को खाई में धकेल दे, तो उस पर कौन सा मुकदमा चलेगा? उसकी अपनी चीज है। तो स्त्री भी बस एक चीज? हाँ, ये सोच दिखाती है कि स्त्री की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान या अस्तित्व ही नहीं माना जाता था। वो सिर्फ पुरुष के अधिकार की, उसके स्वामित्व की एक वस्तु थी। उसकी जान की कीमत भी उसकी अपनी नहीं थी। ये सुनकर तो सच में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक इंसान की जान की कीमत एक कुर्सी मेज जितनी। और एक और उदाहरण जो ओशो ने दिया वो तो हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ा है और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अतिथि देवो भव वाला। हाँ, हमारी परंपरा का एक बहुत ही विकृत रूप। हाँ, वो बताते हैं कि कई समाजों में, और ये भारत के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित था, कि अगर घर पर कोई सम्मानित मेहमान आए तो उसके सत्कार में रात के लिए अपनी पत्नी उसे सौंप दी जाती थी। तर्क ये कि अतिथि देवता है और देवता को सर्वश्रेष्ठ भेंट दी जानी चाहिए। लेकिन अतिथि देवो भव का मतलब तो मेहमान का सम्मान और सेवा करना होता है। इस सोच में पत्नी एक व्यक्ति कहाँ रही? वो तो बस सम्मान जताने का एक जरिया बन गई। बिल्कुल, यही तो ओशो का बिंदु है। उस पूरी प्रक्रिया में स्त्री की इच्छा, उसकी अस्मिता, उसकी मर्जी का कोई स्थान ही नहीं था। कुछ नहीं। वो सम्मान दिखाने का एक माध्यम भर थी, जैसे अच्छा भोजन या कोई महंगा तोहफा होता है। ये दोनों उदाहरण, चीन का कानून और ये प्रथा, दिखाते हैं कि ये सोच कितनी गहरी और कितनी सामान्य थी। ये कोई अपवाद नहीं था, ये नियम था। तो ये सिर्फ कानून या रिवाज नहीं थे, ये दिमाग में ये बात बिठाने का एक तरीका था कि औरत एक इंसान नहीं, एक चीज है। और अगर किसी को संपत्ति बनाए रखना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बोल ना पाए, सवाल ना कर पाए, है ना? बिल्कुल। और यही हमारी चर्चा का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओशो इसे कहते हैं वाणी छीन लेना। वाणी छीन लेना। हाँ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी, सदियों तक चली प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत होती है ज्ञान के दरवाजे बंद करने से। ज्ञान के दरवाजे मतलब उन स्रोतों को ही काट देना जहां से इंसान को आत्मसम्मान, चेतना और अपनी पहचान मिलती है। ऐतिहासिक रूप से स्त्रियों को वेद पढ़ने से रोक दिया गया। उन्हें यज्ञ करने या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य भूमिका निभाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सोचिए, जो धर्म और आध्यात्मिकता, चेतना के शिखर माने जाते थे,
उन्हीं के दरवाजे स्त्री के लिए बंद कर दिए गए। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं, मुझे याद है श्रोत में ओशो एक आधुनिक उदाहरण भी देते हैं। बिल्कुल, वो अपने समय की एक खबर का जिक्र करते हैं सऊदी अरब से। वहां एक नया नियम बनाया गया था कि कोई भी स्त्री उच्च शिक्षा पाने के लिए देश से बाहर नहीं जा सकती। 20वीं सदी में जब दुनिया चांद पर पहुंच रही थी तब भी ओशो इस पर टिप्पणी करते हैं कि ये तो बाबा आदम के जमाने की सोच है। हाँ, और वो इसके पीछे छिपे डर को उजागर करते हैं। डर इस बात का नहीं है कि स्त्री पढ़ लिख जाएगी, डर इस बात का है कि अगर वो बाहर की दुनिया देखेगी, नए विचारों को समझेगी, तो वो मुखर हो जाएगी, उसे अपनी वाणी मिल जाएगी। एग्जैक्टली, वो सवाल करना सीख जाएगी। वो पूछेगी ऐसा क्यों है, और एक सवाल करती हुई सोचती हुई स्त्री उस पूरी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो उसे सिर्फ एक संपत्ति मानकर चलाना चाहती है। तो शिक्षा खतरनाक नहीं है, शिक्षा से मिलने वाली आवाज खतरनाक है। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। अगर समाज चाहता है कि स्त्री की अपनी वाणी ना हो, तो फिर उसे यूनिवर्सिटी भेजा ही क्यों जा रहा है? हमारे देश में भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, और ओशो इसका जवाब अपने निजी अनुभव से देते हैं। अच्छा? वो कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि वो आत्मनिर्भर बने या दुनिया में कुछ बड़ा करें। उन्हें पढ़ाया जाता है ताकि ठीक वर मिल जाए। एक अच्छी डिग्री, एक अच्छे रिश्ते की गारंटी। ये तो आज भी सुनने को मिल जाती है। बिल्कुल। ओशो बताते हैं कि जब वो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने गौर किया कि उनकी क्लास में लड़कों से कई ज्यादा लड़कियां होती थीं। उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की, तो पता चला कि लड़के साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग जैसे उपयोगी विषय पढ़ते हैं, जिनसे उन्हें अच्छी नौकरी मिले, वो दुनिया में कोई काम कर सकें। और लड़कियां पढ़ती थी दर्शन शास्त्र, जिसे शायद अनुपयोगी माना जाता था। ठीक यही, क्योंकि समाज को उनसे कोई काम करवाने की उम्मीद ही नहीं थी। हाँ। उन्हें ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई सीधा उपयोग न हो। अच्छा। ओशो इस पर गहरा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उन्हें दर्शन शास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि वो चूल्हा फूंकते हुए ये महान दार्शनिक सवाल सोचें कि पात्र घी को संभालता है या घी पात्र को संभालता है। ये तो बहुत ही सटीक व्यंग है। या वो दूसरा उदाहरण कि जलेबी के अंदर रस कैसे पहुंच जाता है। हंसी तो आती है ये सुनकर, लेकिन ये कितना दुखद भी है। बिल्कुल, ये दुखद ही है कि एक इंसान की पूरी शिक्षा को, उसकी बौद्धिक क्षमता को इस तरह से एक मजाक बना दिया गया। उस शिक्षा को बस एक दिमागी कसरत माना जाता था, जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और अंत में उस शिक्षा का, उस BA MA की डिग्री का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, शादी के बाजार में एक अच्छा वर फांसना। ये शब्द ही अपने आप में। हाँ, लड़की MA पास है तो कोई कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर लड़का मिल जाएगा। उसकी डिग्री उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं, बल्कि मैरिज मार्केट में उसकी कीमत बढ़ाने का एक टैग है। तो ये शिक्षा उसे आवाज नहीं देती। नहीं, ये उसे एक बेहतर और सुसंस्कृत तरीके से चुप रहने के लिए तैयार करती है। तो ये एक तीन तरफा हमला था। पहले स्त्री को एक वस्तु बनाओ, संपत्ति, फिर उसे सोचने की क्षमता से दूर करो, वाणी छीनना, और आखिर में उसे ऐसी शिक्षा दो जो उसे इस व्यवस्था में फिट कर दे, न कि उसे चुनौती देने के लायक बनाए। बिल्कुल। और ये सब मिलकर परिवार के अंदर उस मानसिकता को जन्म देते हैं जिसे ओशो कहते हैं, पति स्वामी है, तुम दासी हो। पति स्वामी है, तुम दासी हो। हजारों सालों से यही सिखाया गया है, और इस सोच को पत्थर की लकीर बनाने के लिए कहानियां गढ़ी गईं, ऐसे आदर्श बनाए गए जो आज सुनने में भी अजीब लगते हैं। जैसे वो सती स्त्री की कहानी। हाँ, वो कुख्यात कहानी जिसमें एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि उसे बेश्या के घर जाना है, और वो आदर्श पत्नी बजाय सवाल करने या विरोध करने के उसे अपने कंधे पर बिठाकर वेश्या के घर छोड़ कर आती है। सोचिए, इस कहानी को एक महान त्याग और पतिव्रता धर्म के शिखर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। ये तो आत्मसम्मान की हत्या है। इसे आदर्श कैसे माना जा सकता है? यही तो मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है। ये सिखाया जाता था कि पत्नी का अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई इच्छा, अपना कोई आत्मसम्मान है ही नहीं। उसका एकमात्र धर्म है पति की हर आज्ञा का पालन करना, चाहे वो कितनी भी अतार्किक हो। अतार्किक, अनैतिक या अपमानजनक,
कुछ भी हो, उसका शरीर, मन, आत्मा सब पति की संपत्ति है। और पति के लिए, उसके लिए क्या नियम थे? सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू इस पाखंड को और भी भयानक बना देता है। वही पति जो खुद वेश्या के घर जा रहा है, अगर उसे सिर्फ ये शक हो जाए कि उसकी पत्नी ने पड़ोसी से हंस बोलकर बात कर ली, तो वो बिना किसी सवाल जवाब के उसकी गर्दन उतार सकता है। और समाज शायद उसे सही भी ठहराएगा, क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाई। ये शक्ति का कितना भयानक असंतुलन है। बिल्कुल, एक के लिए सारे नियम हैं, सारी नैतिकता की उम्मीदें हैं, और दूसरे के लिए कोई नियम नहीं। एक स्वामी है और दूसरी सिर्फ दासी। तो हमने देखा कि कैसे स्त्री को पहले संपत्ति समझा गया, फिर उसकी आवाज छीनने के लिए उसे ज्ञान से दूर रखा गया। जब शिक्षा दी भी गई तो उसका मकसद उसे शादी के बाजार के लिए तैयार करना था, और आखिर में आदर्श पत्नी की एक ऐसी छवि गढ़ दी गई जो पूरी तरह से पति के अधीन हो। हाँ, जिसका अपना कोई वजूद ही ना हो। लेकिन ओशो सिर्फ समस्या बताकर या इतिहास का विश्लेषण करके रुक नहीं जाते। वो एक समाधान की तरफ भी इशारा करते हैं, एक आह्वान करते हैं। अच्छा? वो कहते हैं कि अगर इस हजारों साल पुरानी स्थिति को बदलना है तो इसका एक ही उपाय है, स्त्री को हर दिशा में वाणी देनी होगी, उसे बोलने का, सोचने का, सवाल करने का, और सबसे जरूरी नहीं कहने का अधिकार देना होगा। और ये सिर्फ कुछ कानून बदलने या बाहरी बदलाव करने से नहीं होगा। इसके लिए तो अपनी सोच की जड़ों तक जाना होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होगी। और ओशो साफ कहते हैं कि ये हिम्मत किस बात की है? किस बात की? ये हिम्मत है ये स्वीकार करने की कि हमारे अतीत की धारणाओं में 99% अमानवीय है। 99%? हाँ, और उन धारणाओं को हमें छोड़ना होगा, चाहे उन्हें कितने ही बड़े ऋषि मुनियों, पैगंबरों या अवतारों का समर्थन क्यों ना मिला हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ओशो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात कहाँ लिखी है या किसने कही है। अगर वो बात अमानवीय है, विवेक के खिलाफ है, तो उसे आज अभी छोड़ना होगा। यानी एक संपूर्ण पुनर्विचार की जरूरत है। हाँ। हमें अपनी पूरी नैतिक और सामाजिक संरचना पर, हाँ। अपनी कहानियों पर, अपने रिवाजों पर, हाँ। हर चीज पर नई सिरे से सोचना होगा। यही उनका केंद्रीय संदेश है, एक मौलिक पुनर्विचार। और वो ये भी जानते थे कि इसी पुनर्विचार की बात करने की वजह से उन्हें इतनी गालियां पड़ती हैं, इतना विरोध झेलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब आप सदियों से जमी हुई धारणाओं पर चोट करते हैं तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है और उसका विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन वो मानते थे कि ये बदलाव इंसानियत के विकास के लिए जरूरी है। ओशो ने कन्यादान जैसे शब्दों और विशेष कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जो एक पूरी मानसिकता को दर्शाते हैं। यस। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छुड़ जाते हैं। आज के इस आधुनिक जीवन में हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें, शब्द, रीति रिवाज या शायद फिल्मों के डायलॉग्स और गानों के बोल हैं जो अनजाने में ही सही इन्हीं सदियों पुरानी धारणाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।